नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुसलमानों की भूमिका की। आखिर पसमानदा मुसलमान किस तरीके की भूमिका निभाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से करीब करीब 140 सीटों पर पसमानदा मुसलमान प्रभावित है। या अगर दूसरे शब्दों में समझें तो जो लोकसभा चुनाव यानी उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें करीब करीब 30% सीटें ऐसी हैं जहां पर पसमानदा मुसलमान कई बार निर्णायक भूमिका में होते हैं। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से लगातार प्रयोग कर रही है और उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। हमने देखा कि अभी जब निकाय चुनाव हुए तो करीब करीब 395 उम्मीदवार पसमानदा बिरादरी से मुस्लिम उम्मीदवार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे। इसमें से कुछ चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। ऐसे में इस बात की चर्चा बहुत जोर से चल रही है कि क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी क्या पसमानदा मुसलमानों के सहारे इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी, यानी 80 में 80 सीटें जीतनी है तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का भी साथ चाहिए। और ऐसे में एक स्नेह यात्रा शुरू हो रही है। स्नेह मिलन यात्रा जो 27 तारीख से शुरू हो रही है और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये यात्राएं निकलेंगी। भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि 20 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर पसमानदा मुसलमान चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे। तो आज इस बहस को हम शुरू कर रहे हैं और इसमें ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पसमानदा मुसलमान किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं और अगर जाते हैं तो दूसरे विपक्षी दल उनको किस तरीके का नुकसान हो सकता है। तो इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके उनका परिचय करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा मुस्लिम लीग से के भी हमारे साथी मौजूद है और दूसरे सियासी दलों के भी जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुस्लिम लीग के अपने साथी से कि ये बताइए कि क्या मुस्लिम समाज के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से उतने असहज अपने आप को महसूस नहीं करते जितना कि एक समय पहले अब जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए लगभग अछूत की तरह मानते थे। अतीक साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग से मौजूद हैं। पहला सवाल उन्हीं से। अतीक साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अब आपको कोई गुरेज नहीं है? देखिए मानस जी, भारतीय जनता पार्टी जितना भी नाटक कर सकती थी, ड्रामा कर सकती थी, कर चुकी है। मुसलमानों को साथ लेने की बात तो अलग बात है। जो लोग अपने लोगों को साथ नहीं ले पा रहे हैं, आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करने वाले लोग मुसलमानों से के साथ क्या मोहब्बत दिखाएंगे। इसने यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। इंटरनल इनकी रिपोर्ट ये कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खसारे में है। लिहाजा अब इन्होंने क्या करा है कि पसमानदा मुसलमानों का ये जो कार्ड खेला है, मुसलमान इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। आप हमारे समाज को, हमारे प्रॉफिट को आपके प्रवक्ता बेइज्जत करते हैं, हम थोड़े से फायदे के लिए आपके साथ चले जाएंगे। कौन है, कौन मुसलमान है जो कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? नुपुर शर्मा हमारे प्रॉफिट के बारे में उल्टी सीधी बात करती है। उनका एक और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रॉफिट से ज्यादा कोई नहीं है। ये जो नाटक नौटंकी है स्नेह यात्रा की, ये सिर्फ डर है। इनके दिल के अंदर जो खौफ है वो इनको स्नेह करने पे मजबूर कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान को तलवे धुलाने पर मजबूर कर रहा है। ये लोग आदिवासियों को तो हिंदू बताते हैं ना, अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी और दलितों पे जो जुल्म कर रहे हैं वो कैसे स्नेह की बात कर सकते हैं? उनके चेहरे पे पेशाब करते हैं। आप बताइए, मुसलमान क्या देख नहीं रहा है? मुसलमानों को इससे सीख नहीं मिल रही है? ये वही लोग हैं। मैं पसमानदा मुसलमान जो कि इनके थोड़े बहुत अगर 1-2% इनके भटकावे में आ गए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि याद करो कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया था कि 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे। उसके बाद अमित शाह ने क्या कहा था? ये तो एक चुनावी जुमला है, ये तो कहा जाता है चुनाव में। इसी तरह से पसमानदा मुसलमानों को जो लालच और जो लॉलीपॉप दी जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से चुनावी जुमला है। ये स्नेह यात्रा नहीं है, ये स्नेह यात्रा नहीं है, ये धोखा यात्रा है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मुसलमान इतने ही नाराज हैं तो आजमगढ़ की सीट, रामपुर में आजम खान की सीट, रामपुर की लोकसभा की सीट, ये कैसे जीत जा रही है भारतीय जनता पार्टी? बगैर मुसलमानों के समर्थन की तो ये संभव ही नहीं है। मानस जी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का?
आपने देखा नहीं कि किस तरह से रामपुर में मुस्लिम वोटर्स को जो है निकलने नहीं दिया गया वोट डालने के लिए? आपने आजमगढ़ में देखा नहीं किस तरह से पूरी गलियों को सील कर दिया गया? यही तो बात है कि सब कुछ कैप्चर कर लो, लेकिन लोकतंत्र हारने वाला नहीं है। लोकतंत्र में आप कब कहां तक कर पाओगे? आपने देखा नहीं कर्नाटक में क्या हाल हुआ इनका? इनको कर्नाटक से ही अपना झोला सिलवा के निकलना पड़ेगा वहां से। अब ये झूठ नहीं बोल सकते, ना मुसलमानों से, ना दलितों से, ना आदिवासियों से, ना क्रिश्चियन से, ना अकालीस से। ये जो यूसीसी ला रहे हैं ना, ये जो यूसीसी का जो निकाट फेंका है, यही इनके लिए जहर की हड्डी बन गया है, यही इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। ये मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बार बार चाले चलते रहते हैं, हमारे लोगों को बेइज्जत करते रहते हैं और कहते हैं कि हम इसने ही यात्रा निकालेंगे। हम आपके प्यार और झूठे प्यार के जाल में फंसने वाले नहीं है मुसलमान। लेकिन चलिए मैं आपसे दोबारा भी सवाल लूंगा अतीक साहब, लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे साथी शहजाद अब्बास साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, जिस तरीके से मुस्लिम मतों में सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है, आपने देखा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था पसमंदा मुसलमानों को लेकर के, और वहां उस मंच से जो तकरीर हुई थी, आपने भी सुना होगा कि मुसलमानों ने कहा कि जिस तरीके से सरकार, चाहे केंद्र की या उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो योजनाएं चल रही है उसमें मुस्लिमों की भी भागीदारी है, उनको भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, के तहत मकान मिल रहा है, तो उसमें भेदभाव नहीं हो रहा। और अब तक मुसलमानों के नाम पर जिस तरीके से ठगी की, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो सियासी दल रहे जिन्होंने हमेशा मुस्लिमों के साथ दिखावा तो किया, लेकिन उनके साथ उनके लिए कुछ किया नहीं, तो ऐसे में मुसलमान भी अब दूसरे विकल्प तलाश रहा है, उसको किसी दूसरे दल से, यानी भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ हासिल हो रहा है, अगर शिक्षा या बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है या तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वो क्यों आपके साथ जाए? समाजवादी पार्टी की सरकार हो रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो, मुसलमानों से वोट तो लिए गए, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं किया। अब्बास साहब। मानस जी, बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर मुझे मौका दिया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए न्यूज़ 24 पे। देखिए, जो इनकी स्नेह यात्रा निकल रही है, हमको इनके स्नेह के ऊपर ही भरोसा नहीं है। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि ये जो स्नेह यात्रा है, ये स्नेह जो है ये छलावा एक तरीके का है। आप देखिए कि 9 साल के अंदर 9 साल केंद्र में सरकार और इनकी 6 साल की सरकार है, मुसलमानों पे कितना अत्याचार हुआ है। पहलू खान जैसे हो या आप और लोगों को जो जिस तरीके मॉब लिंचिंग के जरिए मारा गया है, वो तो चलिए इसको बात को अलग रखते हैं। अब आते हैं मुसलमानों के लिए आपने किया क्या है। आप देखिए कि मुसलमानों के जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, उनके अंदर सरकारी स्कूल होना चाहिए था, वो नहीं है, भेदभाव किया गया। मुसलमानों के साथ इन्होंने जो उज्ज्वला योजना है, उसमें इन्होंने मुसलमानों को कितना उज्ज्वला योजना से फायदा दिया है, आप वो हमको बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने कितने मुसलमानों को मकान दिए, आप वो बताइए। आयुष्मान कार्ड के अंदर आपने कितने आयुष्मान कार्ड मुसलमानों को दिए हैं, वो अपनी योजनाओं में आप बताइए कि आपने ये मुसलमानों की एक लिस्ट निकालिए कि हमने इनके लिए ये काम किया। ये रोजगार के अंदर आपने क्या काम किए। एक थे जिनको हटा दिया गया, वो बराबर कहते थे कि हम मदरसों को आधुनिकीकरण करेंगे, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप। वो कहां चले गए मंत्री? वो मंत्री आज तक लैपटॉप नहीं दे पाए। मुसलमानों के एक हाथ में तो कुरान है सीधे हाथ में, लेकिन उल्टे हाथ के अंदर लैपटॉप की तलाश हो रही है उस हाथ को कि हाथ में लैपटॉप आ जाए। ये झूठे और ढकोसले वादे जो करते हैं, इसके ऊपर इनकी भरोसा नहीं है। और चंद लोगों को लेके, ये पसमंदा समाज के चंद लोगों को ले ले या किसी को भी ले ले, उससे मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। ये नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा। हमने आपको बताया है, धर्म का चोला, बार बार मैं कहता हूं चैनलों के ऊपर, धर्म का चोला कुछ दिन के लिए तो चल जाता है, लेकिन पेट जब खाली होता है, ना भजन होता है, ना नमाज होती है, ना अजान होती है। ये बातों का भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना हो जाए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा है आप देखिए कि अनुसूचित जाति, दलित जाति, उससे बदतर हालात मुसलमानों के हैं। आपने रोजगार में, आप कल भी आपकी डिबेट में मैं था, आप बताइए कि मुसलमानों की बात की जा रही है, मुसलमानों को कितने रोजगार दिए गए। ये सरकारी जब सरकार आती है तो सरकार ये कहती है जो खाली पद है हम उनको भरेंगे। कितने रिटायरमेंट 1 साल के अंदर हो रहे हैं, और सरकार के 5 साल में कितने रिटायरमेंट हुआ, आपने कितनी भर्ती की है। वो भाग गए थे कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जवाब न देना पड़े कि वो रोजगार जो हम अगर अभी अपना कारोबार कुछ करते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के अपना कारोबार करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने कंबल में रख लेगी कि ये हमने दिया है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी नौकरी करते हैं, 24 घंटे आप टाइम देते हैं, तब आपके पास 4 पैसे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए।
लेकिन मुसलमानों के साथ जो छलावा कर रहे हैं कुछ काम नहीं आने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो पूर्व की सरकारें हो चाहे ये सरकार हो, दोनों ने छल किया है मुसलमानों के साथ। सरकारी योजनाएं, हॉस्पिटलों के अंदर जो सुविधाएं होना चाहिए मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, बस खाली वोट देने का नाटक करते हैं। और समाजवादी पार्टी ने रोजगार से जोड़ने का काम किया था, उर्दू टीचरों की भर्ती रख के रोजगार से जोड़ने का काम किया। अगर कहीं पे हॉस्पिटल खुले, उस हॉस्पिटल के अंदर सभी धर्मों के सुन लीजिए, सभी धर्मों के लोगों को रोजगार उसमें मिला, रोजगार के अवसर दिए हैं उसके अंदर। आप बिजली विभाग के अंदर जितने कारखाने खोले, क्या उसके अंदर लोग नहीं आए थे? ज्ञापन दिया गया, वक्फ बोर्ड के लोग चिल्लाते रहे कि वक्फ की जमीनों पे कब्जा हो रहा है। अखिलेश यादव तो आखिरी में गए भी थे मदरसों में, उर्दू शिक्षकों ने वहां भी उनको समाजवादी पार्टी। मानस जी सुन लीजिए, मानस जी, मैं मुसलमानों में से शिया समुदाय से आता हूं। शिया समुदाय मुसलमानों के अंदर 9 से 9.5% है मुसलमानों। शिया समुदाय की बात अगर की जाएगी तो समाजवादी पार्टी के टाइम में आप वक्फ की जमीन जो सज्जादिया जमीन कहलाती है आलमनगर राजधानी में, आप टटोल लीजिए, वो 20 बीघा जमीन की सरकार में माननीय मुलायम उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिलवाई है। और क्रीम कहा जाने वाला हजरतगंज, जहां के अंदर इमामबाड़ा एक फर्नीचर वाला कब्जा किया हुआ था, उसको राती राता कब्जा जो है वो शिया समुदाय को दिलवाया है। तो ये सब काम तो वो समाजवादी पार्टी ने किए हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया, उनके प्रवक्ता को बुलाइए और वो बता दे कि उन्होंने शिया और सुन्नी मुसलमानों के साथ क्या उन्होंने फायदा पहुंचाया, क्या नजर आएंगे। बिल्कुल प्रवक्ता हमारे साथ बोलने जा रहे हैं, उनसे बिल्कुल सवाल लेंगे। आपकी जो भी सवाल है उनसे जरूर पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने कितने अल्पसंख्यकों को मकान दिया या सरकारी योजनाओं में कितने लोगों को लाभ मिला। रविंद्र प्रकाश भारती जी बहुजन विचारक हमारे साथ मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है। रविंद्र जी, बहुत कोशिश की मायावती ने कि मुसलमान उनके साथ आ जाए, एतबार नहीं कर पा रहा है मुसलमान, आखिर क्या वजह है? नहीं, सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों को लेकर के जो बीजेपी की रणनीति है और जिस तरीके से बीजेपी खेलना चाह रही है पसमानदा मुसलमानों के वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए, मुस्लिम समाज के अंदर फूट डालने का जो प्रयास करना चाह रही है, उसमें बहन जी का एक स्पष्ट मत यह है कि अगर बीजेपी आजादी के इतने दिनों बाद ये स्वीकार करना चाह रही है कि 80% जो मुसलमान है वो पसमानदा है और वो पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, और वो इसके लिए अगर वो इसको स्वीकार कर रही है तो सबसे पहली बात है कि जो पसमानदा मुसलमानों की इतने लंबे समय कि वो क्षण मिलना चाहिए, तो इससे स्वीकार कर लेना चाहिए बीजेपी को। और पहली चीज तो इतनी देर में स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। लंबे समय से ये पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई चल रही है, खड़े रहते हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देते हैं। शहजाद जी पहले बात सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ, बीच में बात आपकी बात को समझ रहा हूँ मैं। सुन लीजिए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है, पिछलग्गू बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आप किसके साथ खड़े हुए हैं? कभी आप मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए आपकी पार्टी का कोई मुखिया बोला नहीं है। आजमगढ़ के अंदर आप तो खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आजमगढ़ में खड़े हुए थे। आजमगढ़ में आप खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरवाने के लिए। आप खड़े हुए थे आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े हुए थे। धोखा देने के लिए अरे अपने को बचाने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुसलमानों के लिए आपने आवाज वोट दिया है, बहन जी ने सिर्फ वोट दिया है मुसलमानों का, मुसलमानों का वोट या तो आप मेरा पक्ष सुन लीजिए, समुदाय का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी डरिए मत, बात करने आप सपा के समुदायों का सम्मान करती है, हमने सबको सम्मान दिया है। सपा के प्रवक्ता हैं, बात करने से मत डरिए। आप सपा के प्रवक्ता बात करने और सुनने से मत डरिए। बात मैं कर रहा हूँ तभी तो आप घबरा रहे हैं। हाँ, बात करने और सुनने से मत डरिए। भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने। पहली बार अल्पसंख्यक बोर्ड का एक चीज बता दीजिए, अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन सपा ने किया था, बसपा ने किया था? इसकी समर्थक तो है, अल्पसंख्यक का गठन बसपा ने किया था कि सपा ने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार में गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने बोले समाजवादी पार्टी ने किया। आ जाइएगा तब आइएगा,
अरे पढ़ लीजिए, हमें मालूम है आप बहुत थोड़ा सा पढ़ के आए, हमको मालूम है, हमको मालूम है आप पढ़ के आए, कितना पढ़े हमको सब मालूम है। इतना तो धोखा पढ़ देते लिए। हज कमेटी का गठन किसने किया, हमसे न लड़िए, बोर्ड का गठन किसने किया, पहले जाके इतना तो पढ़ के आ जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी से लड़के दिखाइए, यहाँ पे ये भी जान हमसे क्यों लड़ रहे हैं? जो ये आपकी आपकी पॉलिसी समझ में आ गई, आपकी पॉलिसी समझ में आएगी। मुसलमान से आप लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ के दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी से लड़ के दिखाओ, बैठे हुए प्रवक्ता उनसे लड़ के दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लड़ के दिखाओ। आप लड़ो ना, आप भी लड़ो ना। नहीं आप लड़ो, अभी लड़ो भाई, बीजेपी अभी लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे, डरते हैं क्या? अभी लड़ेंगे, नहीं आप भी लड़िए ना। अरे आप भी आजम खान के साथ में खड़े होकर दिखाइए, आप भी आपकी तो गलबैया है भारतीय जनता पार्टी से, इतने दिनों से। अच्छा तो अखिलेश जी जाके मिलते हैं योगी जी से, बहन जी मिलती है क्या? मीटिंग की तस्वीरें वायरल होती हैं, योगी जी के साथ मीटिंग होती है, मुलायम सिंह जी बोलते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बसपा बोलती है क्या? भारती जी, रविंद्र जी दोबारा आएंगे भी, डिबेट में बहुत समय है। नहीं आप इनके डिबेट बौखला रहे, ये घबराए जा रहे हैं। जरूरी है हरीश जी, स्नेह मिलन यात्रा शुरू होने जा रही है, पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अब सवाल ये है कि मुसलमान क्यों आपके साथ आएगा, क्या कर दिया आपने ऐसा मुसलमानों के लिए? हरीश जी आवाज आपको आ रही है? जी हरीश जी, सवाल यह है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए जो यात्रा आप निकालने जा रहे हैं 27 तारीख से पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में से भी वो करीब 20 जिलों से होकर गुजरेगी। अब सवाल यह है कि पसमानदा मुसलमानों पर ये दोहरे जो आप डाल रहे हैं, तो कभी सोचा कि मुसलमान क्यों आएगा आपके साथ? क्योंकि चाहे मुस्लिम लीग के साथी हो या समाजवादी पार्टी के साथी या बीएसपी के समर्थक, वो कह रहे कुछ किया तो है नहीं मुसलमानों के लिए आपने, ये तो छलावा है। मानस जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद तो उन्होंने कहा था कि सरकार इस देश के गरीब और कमजोर तबके के लोगों को समर्पित है, उनकी अपेक्षाओं के प्रति समर्पित है। और जब से केंद्र में आ रही मोदी जी की सरकार जो भी लोक कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम बने, उसके सेंट्रल फोकस में अगर है तो इस देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो पसमानदा मुसलमान समाज का लोग हो या बाकी किसी भी समाज के जो पिछड़े हैं, गरीब है, कमजोर तबके के लोग, वो आयुष्मान योजना के तहत उनको चिकित्सा सुविधा 5 लाख रुपए की दी गई हो, वो किसानों को 6,000 रुपए का सम्मान निधि मिल रही हो, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान मिले हो, शौचालय मिले हो। पार्टी में कितने मुसलमानों को जगह दी है आपने और सरकार में कितने मुसलमानों के साथ स्नेह किया है? आप मुझे बता दें, सरकार में कितने मुसलमानों के साथ स्नेह किया है आपने? पार्टी में कितने मुसलमानों के साथ स्नेह किया है आपने? बोलने से पहले अपने दामन में झांकिए, पहले अपने दामन में झांकिए। आपकी ही निगाहें आपके गिरेबान में झांक के दिखा रहे हैं। आप बताइए सरकार में कितने मुसलमान हैं? आप बताएं सरकार में कितने मुसलमान हैं? पार्टी में कितने मुसलमान है पदाधिकारी? कितना स्नेह किया है आपने मुसलमानों के साथ में? ये झूठ का बुलंदा चलने वाला नहीं है यहाँ पर। ये नाटक नौटंकी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार के अंदर कितना स्नेह किया है मुसलमानों के साथ? मुसलमान मंत्री कितने हैं आप बताएं। पहले हमारा दावा बहुत साफ है, आपकी तरह नहीं कि 15 लाख रुपए आएंगे झूठ बोलने वाले लोग, आपकी तरह नहीं है। सरकार में कितने मुसलमान है आप बताएं, सरकार में कितने मुसलमान है? कितने मुसलमानों के साथ इसने किया है आपने? पार्टी में कौन सा पद है मुसलमानों के पास, आप बता दीजिए। ये टीवी पे आकर ये तिलिस्म वाला चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ओपिनियन, कर्नाटक में आप हार चुके हैं, कर्नाटक में जनता ने आपको झोला पकड़ा दिया है और खाली झोला पकड़ाया है वहां से, इसलिए आप भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली कर दीजिए। अब भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है।
अरे हमारी सूरत बहुत अच्छी है, आप जैसे झूठों की सूरत से अच्छी है हमारी सूरत। सवाल करने से पहले अपने दामन में झांकिए कि आप क्या करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हम तो जो सभी करते रहे सबके सामने वो करते रहे, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब नहीं कर रहे, हम दलितों को मार नहीं रहे, सबके हम हित के लिए काम कर रही है। और तुम्हारी ये जो नीति कोई है इसके लिए काम नहीं कर रही है। आप बताएं सरकार में कितने मुसलमान चेहरे हैं आपके पास में, आप ये बता दिए। मानस जी से पूछिए कि सरकार में कितने मंत्री हैं मुसलमान इनके पास में। आप समाज को तोड़ने की बात करते हो, हम समाज को जोड़ के चलते हैं, इसीलिए हाँ, आप समाज को अच्छी तरह से जोड़ते हैं, पेशाब करते हैं मुंह पे पेशाब करते हैं, आप समाज को तोड़ने की बात करते हैं, अपमानित करते हैं, पूरे समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं आप। कहीं करो खोपड़ी पर अरे खोपड़ी पे बेजाती बीजेपी के लोग पेशाब कर रहे हैं, और इतने बेगैरत कि यहाँ पर आकर जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भारत के लोगों के सर पे पेशाब कर ही रहे हैं, अब कहने की क्या जरूरत है। इतनी बेशरम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इतना बेशरम होगा मुझे मालूम नहीं था। मानस जी, मर्यादा मैं रख रहा हूँ, झूठ है क्या झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने पेशाब नहीं करा आदिवासी के चेहरे पर, मर्यादा में आप बताएं, आप ये बताएं कि क्या हिंदू मुसलमानों को बांट। अरे हमको मर्यादा ना बताइए, हमको मर्यादा ना बताइए। भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। झूठ बोलने की कोशिश मत करिए यहाँ पर। इसके लिए काम किया, झूठ तुम बोलते हो, झूठ तुम बोलते हो, और समाज में झूठ और भ्रम। क्या किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिला? क्या मुसलमानों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने? क्या मुसलमानों को जो मुफ्त राशन मिलता रहा क्या वो उनको नहीं मिला? इससे आप इनकार करेंगे क्या? मानस जी, बहुत ताज्जुब होता है जब आप जैसे पत्रकार ऐसी बात करते हैं। आपको लग रहा है कि मुसलमानों को राशन वाशन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है, इससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या ये मुसलमानों का क्या हमारे पास दया कर रहे हैं? ये देखिए, ये तो भारत का संविधान हम हक दे रहा है ना। आप क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान योजना में, ये तो हमारा हक है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर ये। लेकिन उसकी जिम्मेदारी, लेकिन अतीक साहब मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मुस्लिम लीग के ही मंच से कई बार ये कहा गया कि मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है और बाकी सियासी दल भी उतने ही जिम्मेदार हैं, और लंबे समय तक शासन किया देश में। उत्तर प्रदेश में भी तमाम सरकारें रही, लेकिन मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बेहतर है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बीएसपी बेहतर है? क्योंकि आप ही के मन से कई बार हमने खुद सुना, कई बार ऐसे बयान हमने खुद चलाए जब मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा, जिम्मेदार लोगों ने कहा कि ठगा गया है मुसलमानों को। न सपा ने, न कांग्रेस ने, न बसपा ने, किसी ने कुछ नहीं किया। मानस जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानस जी, हमारे लिए फायदे से बेहतर है आत्मसम्मान। हम आत्मसम्मान को पहले रखते हैं। मैं मानता हूं कि सपा की सरकार में हमें जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। हम मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में हमें जितना मिलना चाहिए था हमें उतना नहीं मिला, लेकिन हमारा आत्मसम्मान कभी नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रॉफिट के ऊपर हमला किया, इन सरकारों ने हमारे प्रॉफिट को नहीं बेइज्जत करा, हमारा आत्मसम्मान नहीं लिया। ये जो बैठ के यहां झूठ बोल रहे हैं ना, आप बताएं क्या नुपुर शर्मा ने हमारे प्रॉफिट, अरे झूठ बोलना बंद करो। तुम जैसे प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फ्रिंज, अरे तुम भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लोग, फ्रिंज एलिमेंट इन्हीं की, तुम्हारी पार्टी के लोग तुम जैसे लोगों को फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं। तुम्हारी पार्टी के लोग तुम जैसे प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही फ्रिंज एलिमेंट कह रही है। ये करतूतें हमारी नहीं है, करतूतें तुम्हारी है। एक वाजिब डिबेट पे बात होनी चाहिए। इस तरह झगड़ा करके एक दूसरे से करना चाह रही है तो किसी को दिक्कत क्या है? ये तो मतदाता का अपना विवेक होगा कि वो किसके साथ जाए या ना जाए। लेकिन जैसे तमाम जातियों के सम्मेलन होते हैं, क्या पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन नहीं होते? क्या दलितों के सम्मेलन नहीं होते? क्या प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर ब्राह्मण ठाकुर बंधुओं के सम्मेलन नहीं होते? तो अगर भारतीय जनता पार्टी पसमंदा मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े हैं, अगर उनके लिए स्नेह मिलन यात्रा निकाल रही है तो आपत्ति किस बात की? शहजाद साहब, आप भी निकालिए, किसने रोका है आपको?
आपकी आवाज नहीं आ आपने रही शहजाद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज म्यूट मिल पे रही है हैं मेरी? क्या आप? जी आवाज नहीं, आई म्यूट अब। पे नहीं आ रही है। आवाज आ जी रही है? देखिए मानस जी जी, अभी आपने देखा होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सब सम्मेलन कराते हैं, समाजवादी पार्टी भी कराती है सम्मेलन, सब कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से बयानात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, प्रवक्ताओं के आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी आते हैं और तमाम प्रॉफिट के लिए भी आते हैं, तो हमको आपत्ति इस पे है। दूसरी बात यह है कि जो अभी इसने आपने देखा हो स्नेह यात्रा, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें किस तरीके से मौलाना का अपमान किया है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इससे उनकी पता चलता है कि स्नेह कितना है उनको मुसलमानों से। आप देखिए सवाल होना देखिए चाहिए एक बात जिसपे बहुत देखिए देखिए मुस्लिमों को लेकर के बड़ा अजीब सा रुख रहता है सभी सियासी दलों का। जी कभी ओवैसी जी आ जाते तो कहा जाता कि वो वोट काटने आए हैं, कभी मुस्लिम लीग के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है, वो लोग जिसको समर्थन देते हैं जीतते तो है नहीं उनकी पार्टी के लोग, उल्टा बीजेपी को फायदा हो जाता है। बीएसपी पे आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उसने हमेशा मुसलमानों को ठगा। तो आखिरकार मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास कर रही है, तो सवाल मेरा आपसे रविंद्र प्रकाश जी भी यही है कि आप पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि आप मुसलमानों से वोट लेते हैं और बाद में जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। पिछले तमाम एग्जाम्पल्स रहे और अभी भी लगता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर आप हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने मुसलमान उम्मीदवार आपने उतारे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स के खिलाफ कि वहां सीधे बीजेपी को बढ़त मिल गई। रविंद्र जी नहीं नहीं, ये सवाल तो देखिए, पहले तो क्रिएट करना है यहाँ पे कि हम सपा और बीजेपी बसपा के लोग यहाँ पे इस डिबेट में बताएं कि नहीं बसपा ने क्या किया और सपा ने क्या किया। इस डिबेट से ज्यादा बड़ा मुद्दा पसमानदा का मुद्दा है। डिबेट लेकर के आप मानस जी आपने डिबेट खड़ी की है। आज जो डिबेट हो रही है उससे पहले तो स्टैंड को समझना, बीएसपी ने पहले स्टैंड क्लियर किया। अगर बीजेपी आजादी के इतने सालों के बाद ये स्वीकार करती है कि सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट है और जो है उसमें पिछड़ापन मुसलमान समाज में जागरूकता नहीं आई है, सामाजिक रूप से जो जागरूकता नहीं आई है, जो आदमी को होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के जो मुस्लिम समाज आरक्षण की मांग। चलिए संपर्क टूट गया है। हरीश जी सवाल आपसे है। 2014 में उत्तर प्रदेश पे से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं जीत के आ सका, आपने भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया था। 2023 के चुनाव हुए तो भी बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन 6 सांसद जीत किया, जिसमें सपा के 3 थे, बसपा के 3 थे। आजम खान रामपुर से सांसद थे, वो जो उपचुनाव हुए वो भी आपने, वो सीट भी आपने जीत ली। अब आप जब स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, आपने स्टैंड बदला, 395 पसंदीदा मुसलमान आपने उतार दिए मैदान में, तो आखिर अचानक से ये भावनाएं कैसे बदल गई आपके मुसलमानों के प्रति? मेरी आवाज आ रही है? सवाल हरीश जी से है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, लेकिन हरीश जी से सवाल है। हरीश जी 2014 में एक भी मुसलमान सांसद नहीं, 2019 में 6 सांसद जीत के आए, 3 सपा 3 बसपा, बीजेपी ने तब भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। देखिए 2023 से पहले मानस जी मेरी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं कैसे नेटवर्क कट हो गया था, मुझे लगता है कि बातचीत नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो बात पूरी कर दी जाए जिस पे डिबेट हो रही थी कि पसमानदा मुसलमान। जवाब दे रहे, आप सवाल लेते हैं थोड़ी देर में। हरीश जी का ऑडियो। प्रत्याशी बनाना, जीत सभी राजनीतिक दल अपने जीत के समीकरण देखती है। हरीश जी के चक्कर में डिबेट को मत रोक दीजिए, डिबेट को तो कंटिन्यू रखिए। मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी भारतीय जनता पार्टी उनको भी प्रत्याशी बना रही है, उनको भी टिकट दे रही है। लेकिन जहां तक लोक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना भेदभाव के सभी लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया। जो लोग मुस्लिम और हिंदू और पंजाब सिख ईसाई के तौर पर समाज को देखते हैं,
अरे वो आपने लोग रामपुर के अंदर मुसलमानों को वोट नहीं डालने और दिया, यही उनसे होता उनको रहा। वोट से जो वंचित लोग रखा। मुसलमान और मुसलमान आप एक चिल्लाते तरफ रहते प्रेम हैं, कर आप अलाप वो रहे मुस्लिम हैं। लीग हो, हरीश सबसे जी, ज्यादा हरीश जी, भेदभाव सवाल ये है कि आपने रामपुर के अंदर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया, उनको जो संविधान ने हक दिया वोट डालने का, आपने उससे वंचित रखा उनको। दूसरी चीज ये, 6 साल की सरकार में आप बताइए कि आपके मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के अंदर आपने कितने हॉस्पिटल खोले, कितने आपने सरकारी स्कूल खोले, जो स्कूल चलते हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सके, आपने कितने खोले। मदरसे आपने आधुनिकीकरण की बात की, आपने कितने मदरसों को आधुनिकीकरण किया, कितने आपने रोजगार दिए, उसके ऊपर बात होना चाहिए। आप जो हैं वो ना, तो आपने, और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव, और देखिए आपने मुसलमानों तो ये जब तक समाज में को लोगों के आपने उससे चिंतन भी में वंचित प्रदूषण रखा, है, कोई टिकट लोग नहीं अपने दिया चिंतन में प्रदूषण मुसलमानों को, करेंगे। आपने कोई टिकट नहीं जब दिया। वंचित, जब आप भारतीय जनता पार्टी को जब आप वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको ही प्रत्याशी बनाएगी। अच्छा। हमने नगर निगमों बनाया, हमने नगर परिषदों बनाया, अच्छा, हमने नगर पालिकाओं अच्छा, किसको जैसे बनाया, वोट किसको देंगे आप तो झूठ प्रत्याशी दावा कर बनाएंगे, रहे हैं। वोट ये देंगे वोट तो अगर आप प्रत्याशी देंगे तो बनाएंगे, बनाएंगे, ये आप है देंगे सौदेबाजी, तो ये है आपकी सौदेबाजी गलती है कि आप कि वोट वोट देंगे तो आप काम प्रत्याशी होगा। बनाएंगे। यानी आप, जो आपकी यही जो बात है, पॉलिसी है, जो आपकी जो वोट नीति है, देगा आपने उसको ओपन कर प्रत्याशी दिया। बनाएंगे। वो आपने ओपन कर दिया है। यही इनका इरादा है कि जो वोट देगा उसको प्रत्याशी बनाएंगे। ये तो सभी राजनीतिक दल का पैटर्न है। सभी राजनीतिक दल उन्हीं लोग प्रत्याशी बनाते हैं जिनका समर्थन, जिनका वोट उनको मिलता है। हमको एक भी राजनीतिक दल में चुनौतीपूर्ण ढंग से, मौलाना साहब आपसे पूछता हूँ, एक भी राजनीतिक दल मुझे बताइए कि जिसको कोई समाज समर्थन न करता हो उसको प्रत्याशी बनाते। लेकिन सरकार के तौर पर सरकार ने सभी नीतियों में समानता बरती, सभी को समान अवसर दिया, सभी को समान न्याय मिला। और हमारे यहाँ पसमाना समाज अच्छा, से, अच्छा बताइए, आप उसी को, जो आपको वोट देता है, आप उसी को प्रत्याशी बनाते हैं, मंत्री नहीं बनाते हैं। केंद्र में मंत्री नहीं बनाएंगे किसी को, पार्टी में किसी को आप पद नहीं देंगे मुसलमानों को। जो वोट देगा बस उसी को सब कुछ, सारे चीजें उसी को आप वो देंगे। ये लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक, सबका विश्वास का नारा झूठा है। ये झूठा तो है ही है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपको, अगर भारत के संविधान में आपका यकीन है तो आपको अपनी पार्टी में सभी पंथ के लोगों को रखना पड़ेगा। ये आप लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते? आपको बीच में ब्रेक हो गई थी, उनसे सवाल नहीं ले पाए थे, इसलिए एक बार उनसे बात करना बेहद जरूरी है। रविंद्र जी, सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे आपने विधानसभा के चुनाव में भी, फिर भी सीटें नहीं मिली आपको। रविंद्र जी, जो जातियों को लेकर के जो और समाज, मैं आपका सवाल सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है जी? मानस जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी, पहली चीज तो जिस बात पे डिबेट हो रही है उसको उस मुद्दे पे बना रहने दिया जाए। सभी पैनलिस्ट से ये निवेदन होगा। और साथ में पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही, तो आज जो लोग पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर पा रहे हैं, जिनके लिए आज ये डिबेट बैठाई गई है, उसके लिए सबसे पहले आंदोलनकारी रवैया, पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का, राजनीतिक सत्ता के मुख्य धारा में लाने का, राजनीतिक सत्ता को सबसे राजनीतिक सत्ता के केंद्र में लाने का प्रयास करने का जो प्रयास किया वो बसपा ने किया। और सबसे पहले जो साथी खड़े थे बसपा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाने का काम आप ही ने किया था विधानसभा चुनाव में। इतने मुसलमानों को टिकट दिया था। या तो आप बीजेपी से लड़ लीजिए, या तो मुझसे लड़ लीजिए। आप बीजेपी से लड़ेंगे, मुझसे लड़ेंगे। आप बीजेपी से लड़ेंगे, मुझसे लड़ेंगे। पार्टी की मदद, अरे आप बी टीम है भारतीय जनता पार्टी, तो आपसे भी लड़ेंगे। मुलायम सिंह जी बना रहे थे प्रधानमंत्री ना मोदी जी को। मुलायम सिंह जी बना रहे थे प्रधानमंत्री ने मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी की टीम है। अरे आप मुलायम सिंह जी बना रहे थे। संयम से बात कीजिए, गुस्सा ना कीजिए। वैसे भी आप क्या बैठने की मनाती है? तो आप जो बैठे हैं, कहीं पार्टी आपको निलंबित न कर दे, कहीं पार्टी आपको निलंबित न कर दे बदतमीजियों पे। संयम रखिए, घबराइए नहीं। से बात करने की हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आप अपना एक्शन दिखा रहे हैं। हाँ, हमें मालूम है। अरे मेरे भाई, आप क्या वैसे भी, आप पहली बात लॉजिकल बात कर लीजिए, तर्कवादी बात कर लीजिए। लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। या तो मुझे बोलने दीजिए, या तो इनको अपना बीजेपी, ये चाह नहीं बीजेपी सुन लीजिए, को डिफेंड करने में लगे हुए हैं यहाँ पे।
बात आने दीजिए, रविंद्र जी की बात आ जाए, सबको मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले आप इतिहास उठा के सत्ता का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, सत्ता का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा मानस जी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं ऑन लाइव बोल रहा हूं कि मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अगर शहजाद जी अगर गलत बोल रहे होंगे तो ये माफी मांगेंगे? मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं जो बात अगर बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर मैं लाइव आके आपके सामने गलत बोल रहा हूं, तो मैं पूरे सबके सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं आप गलत साबित कर देते हैं, पैनलिस्ट गलत साबित कर देते हैं, तो मैं तब तो मैं मानूं। सबसे पहली बार अल्पसंख्यक छात्रों को बीमा वजीफा नहीं मिलता था, पहली बार बसपा की सरकार बनी तो उनको वजीफा मिलना शुरू हुआ। मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया, पसमानदा मुसलमानों को हक अधिकार को लेकर अगर किसी ने आवाज उठाई, किसी ने उनको एकीकृत किया, आपने अब सवाल किया तो आपकी सरकार में आधुनिकीकरण मदरसों का कब किया गया वो बता दीजिए, कौन से मदरसे का किया गया वो बता दीजिए। उनके आपसे लिए मैं सवाल कर रहा हूं। तो आप 1-to-1 मानस जी किसी दिन डिबेट रखें आपके साथ, मैं 1-to-1 मदरसे के रिकॉर्ड सहित बता दूंगा आपको। नहीं बता दिए मुझे आप जो हल्के में ले रहे हैं ना, मैं एक चीज खोल के बता दूंगा आपको, एक चीज खोल करके बता दूंगा आपको, बजट का रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा आपको मैं। उसमें देखिए सबको समझ रहे हैं शहजाद भाई, जिन चीजों पे आप डिबेट करना चाह रहे हैं, पहले जिन वाजिब बातों को मैं उठा रहा हूं उन वाजिब बातों पे डिबेट हो जाने दीजिए। जहां पे पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण मिलने की बात आप उठाइए, उससे शहजाद जी सहमत नहीं सहमत है, मोहम्मद सहमत है कि नहीं सहमत है बताते हैं। पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात उठाइए, उससे शहजाद जी सहमत है कि नहीं सहमत है, अतीक जी सहमत है कि नहीं सहमत है, बता दें। बताइए अतीक जी, आप भी बताइए, अतीक जी बताइए, सहमत हैं आप? देखिए पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सहमत है कि नहीं सहमत? अरे आपकी सरकार कितनी बार रही है, आपने कितनी बार आरक्षण दिया मुसलमानों को? आप बताइए, आपने मुसलमानों के लिए कितने रोजगार तय किए? आप बताइए कि आपकी सरकार में बहन जी ने राज्य देता है आरक्षण, राज्य आरक्षण देता है, राज्य आरक्षण हमारा सब पढ़ा, राज्य आरक्षण देता है आरक्षण नहीं। हमने आपको बताया पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लॉ किए हुए हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने भी संविधान को पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। और आपकी सरकार में अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता तो आपको जनता नकारती ना। एक विधायक आपका ना आता वो विधानसभा के चुनाव में। आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, बी टीम बने हुए हैं ना, उससे बाहर निकलिए, तब ये बातें अच्छी लगेंगी आपके ऊपर। अरे भाई आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी को, मैं तो बीजेपी पे हमला कर, आप यहाँ बीजेपी को डिफेंड करके मुझसे लड़े पड़े हैं। नहीं आप नहीं कर रहे, इतनी हिम्मत मालूम है। नहीं आप तो मुझसे लड़े पड़े हैं, आप तो मुझसे ही लड़े पड़े हुए हैं। मैं तो बसपा ने क्या किया कि हक अधिकारों की बात उसकी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत साबित कर देते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा किया। अतीक साहब, आपकी नजर में क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेहतर था, कांग्रेस? मैंने एक बात पूछ ली कि बसपा ने आरक्षण की मांग की, आप उस पर डिबेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, या आप सहमत है का सहमत है? मैं बिल्कुल, अरे मैं सवाल आप साथ खड़े हैं बसपा के, बसपा जो बात कह रही है मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सवाल आने दीजिए। अतीक साहब देखिए, सपा के अपने दावे हैं, बसपा के अपने दावे, कांग्रेस के साथी नहीं मौजूद, लेकिन कांग्रेस भी कहती रही कि मुसलमानों का कल्याण उसने किया। अगर हम आपकी नजर से देखें तो कौन ज्यादा बेहतर आपको लगा? देखिए मैं तो बस इतना ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत खट्टा रहा है। मायावती जी जो है कहीं जाके कहती हैं कि कट्टरपंथी ना जीतने पाए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना वोट बैंक ट्रांसफर करवा दिया। ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कट्टरपंथी कौन? मुसलमान। दूसरे ये कि समाजवादी पार्टी ने नहीं, गलत तरीके का वीडियो अल्टर्ड करके वायरल किया जाता है और भटकाने के लिए किया जाता है। मुझे लगता है कि अतीक जी को इस बात को समझना चाहिए। बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा, अतीक जी, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस अल्टर्ड करके वायरल किए जाते हैं समाज में, ताकि समाज को तोड़ा और भटकाया जा सके। मैं बहुत विनम्रता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस तरीके की बयानबाजी कोई भी जिम्मेदार नेता नहीं करता है। जो इस तरीके के वीडियोज वायरल किए जाते हैं, सुन लीजिए रविंद्र जी, आप खंडन आपकी तरफ से आ रहा है, आप अथॉरिटी तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी की है नहीं। मायावती जी ने ऐसा कोई खंडन नहीं किया। अगर उन्होंने खंडन नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो वीडियो उनका सच्चा होगा। नहीं, दूसरे ये हमारा खंडन तो है कि हम सबसे ज्यादा टिकट दे रहे हैं। भाई मेरे भाई, हमारा खंडन तो यही है कि हम सबसे ज्यादा टिकट दे रहे हैं, सबसे ज्यादा नेतृत्व दे रहे हैं, हर जगह पे नेतृत्व देना चाह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, बात ये नहीं कि आप ये मत बताएं कि हम सबसे ज्यादा खोया बांट रहे हैं। अगर आप सड़ा हुआ खोया बांट रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, नहीं तो आपको इतने दिन बढ़िया खोया मिलता रहा क्या? इतने दिन आपको नेतृत्व, हमें तो इतने दिन आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई क्या? हमें तो सच्चर रविंद्र कमेटी की जी, हमें रिपोर्ट लागू हो गई तो क्या? कट्टरपंथी का, नहीं नहीं हमें तो हमें तो कट्टरपंथी का तमगा मिला है, हमें तो कट्टरपंथी का तमगा मिला है मायावती जी की तरफ से। नहीं नहीं हमें तो खट्टा नहीं खोया नहीं, मिला ही मिला है। जिन गलत तथ्यों को लेकर के अतीक जी आप आगे बढ़ रहे हैं, ये समाज को तोड़ने वाली बात है। और ये यही विरोधी जो लोग बैठे हुए वो विरोधी यही फैलाना चाहता है। आतिक जी अपनी बात कंप्लीट करिए, मुझे हरीश जी के से सवाल लेना है। बिल्कुल। और देखिए मानस जी, बात यह है कि जो रिजर्वेशन की बात है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को किसी ने रिजर्वेशन नहीं दिया। सब बात करते हैं, कोई कहता 18% देंगे, कोई कहता 12% देंगे, किसी ने नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने दिया। केरल में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन है, हमने दिया है, हम झूठ नहीं बोलते। चेक कर लीजिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको पता होगा मुस्लिम लीग की सरकार जब थी तब हमने तो भाजपा के इसलिए साथ बाबरी नहीं। मस्जिद है, बाबरी मस्जिद पे सबने हंगामा उठाया। किसी भी भारत की किसी भी विधानसभा ने जो है बाबरी मस्जिद के लिए कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा, केरल विधानसभा ने पास करा। ये मुस्लिम लीग की सरकार थी वहां पर, कि हमने वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए भी रेजोल्यूशन पास किया था, और मुसलमानों को आरक्षण भी दे रखा है वहां पर। और वो आरक्षण किसी की ज्यादा प्रेम हो सकता है, आपको बाबर से ज्यादा प्रेम हो सकता है, एक विदेशी आक्रांता से बहुत प्यार है आपको, यही आपका देश प्रेम है कि एक विदेशी आक्रांता के साथ आपको इतना प्यार है। ये कौन सी बात, ये कौन सा, ये क्या आप क्या पी कर आए हैं, कौन सा पे पी कर आए हैं जनाब? यहाँ तो बाबर की कोई बात भी नहीं हो रही थी। आप पलते बढ़ते बाबर की बात के प्रति वफादार बनिए, बाबर के प्रति वफादार बनने से नहीं काम चलेगा। मानस जी, इनका नेटवर्क गड़बड़ हो गया, जरा नेटवर्क सही कराइए इनका। नेटवर्क ठीक है उनका, बिल्कुल आवाज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हरीश जी जो सवाल उठाया जा रहा था कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देते, कुछ चेहरे हैं आपके पास उत्तर प्रदेश में विधान, बाबर ने आरक्षण दिया था हम लोगों को। उसके बाद अभी दानिश आजाद है, कुछ चेहरे आपके पास केंद्र सरकार में भी है, मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज साहब है। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है कि जिस प्रतिशत, जिस तरीके से उनको संगठन और सरकार में जगह मिलनी चाहिए, उस तरीके से आपने दिया नहीं। सिर्फ आपने कुछ चेहरे सामने रखे, अब पसमानदा मुसलमानों को आप लेकर के आ गए हैं, तो एक तरीके से आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण की बात आप करते नहीं मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की। हरीश जी, ये सवाल तमाम साथी उठा रहे हैं। मानस जी, आप संविधान के भी जानकार हैं, और संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की मान्यता नहीं है। पहली बात जो आरक्षण का सवाल आपने किया, और केरल सरकार ने अगर दिया तो संविधान के, तभी तो आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या कहा केरल सरकार ने, क्या करा है? संविधान के खिलाफ दिया है, क्या बोल रहे हैं ये? धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण का प्राविधान नहीं है। तो आप खत्म करा दीजिए ना, हिम्मत है तो खत्म करा दीजिए। केरल विधानसभा में है, खत्म करा दीजिए केरल से। हिम्मत नहीं है, वहां घुस नहीं सकते केरल में। आप वहां गाय का गोश्त खिला रहे थे, आप इतने पंगु हो गए थे कि वहां गाय का गोश्त खिला रहे थे। आप जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, वहां कहते हैं कि हम बेहतरीन गाय का गोश्त खिलाएंगे। केरल में घुस नहीं सकते आप। आपका प्रत्याशी वहां भीख मांग रहा था और कह रहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो बेहतरीन गाय का गोश्त खिलाएंगे। पहले आप अपने मतलब परस्ती वाला जो है अपना आईना उतार के फेंक दीजिए। केरल में आप घुस नहीं सकते। मुसलमानों को आपसे आरक्षण नहीं है, 25 साल हो गए आरक्षण को। जो आपके पास आईना है उसी आईने संविधान पर डालिए। बिल्कुल, थोड़ा पढ़ लिख कर। हरीश जी, आप बहुत सीनियर आदमी है, ऐसी अनर्गल बातें मत करा करिए। आप इतनी हल्की बातें करेंगे। अगर मुसलमानों को वैसा होता आरक्षण तो अब तक खत्म करा दिया होता है आपने। यही केरल के मुसलमानों को 100% पढ़ाया लिखाया है, वहां की जनता को 100% पढ़ाया लिखाया है। संविधान अलग पढ़ रहे हैं, फिर आइएगा, फिर पढ़ के आइएगा तो फिर जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, संगठन हो, सरकार हो या प्रत्याशिता का, ये लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल जिनका उनको सर्वाधिक सपोर्ट मिलता है, जिनका सर्वाधिक मत उनको मिलता है, उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, उनको स्थान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किसी के साथ नहीं रखा।
मुस्लिम समाज जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको भी टिकट दे रही है, उनको भी प्रतिनिधित्व किसको दे रही टिकट है, दिया वो उनको तो भी बता दीजिए संगठन हो। हरीश जी, किसको टिकट दिया? कोई एक नाम बता दीजिए जिसको आपने टिकट दिया हो। टिकट आपने किसको दिया, किस मुसलमान को दिया, वो बता दीजिए आप हमको। आप हमको बताइए, आप हमको बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मेयर थे, आपने किसी एक मुसलमान का नाम बता दीजिए। आप अपने यहाँ भी पार्टी के अंदर भी आप मुसलमानों को पार्टी के अंदर भी दबा के रखना चाहते हैं, इसीलिए आप बड़े पदों पे बैठाते नहीं है। आप मुसलमानों को अपनी पार्टी में भी दबा के रखना चाहते हैं। हरीश जी सुन लीजिए मेरी बात को, फिर से सुन लीजिए एक बात को मेरी। हरीश जी मेरी बात को सुन लीजिए, आप हरीश जी मेरी बात को सुन लीजिए। अरे मेरी बात को सुन लीजिए हरीश जी। जब मोहसिन रजा आगे बढ़ते हैं और हाथ पकड़ के योगी जी पीछे कर देते हैं, ये सम्मान है मुसलमानों का। सवाल है कि आखिर बीजेपी का जहां पर एक टिकट नहीं देती थी, वहां पर बीजेपी ने 395 उम्मीदवार पार्षद थे और स्थानीय निकाय में 600 करीब उम्मीदवार उतारे और उसमें बहुत सारे जीत के भी आ गए। हम लोगों ने देखा तस्वीरों में और यह खबर सुर्खियां बनी कि आखिर बीजेपी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि मुस्लिम बस्तियों में भी जो मुसलमान उम्मीदवार थे वो बीजेपी का झंडा उठा करके चल रहे थे। तो सवाल तो यही है कि आखिर बीजेपी का हृदय परिवर्तन ये कैसे हुआ? मानस जी है, आखिर वो जी मानस जी हृदय परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक्चुअली आप लोग इस बात को सुन नहीं पा रहे हैं या तो आपकी नजरें वहां तक जा रही हैं। ऊंचे पदों पे जो मुस्लिम बैठे हुए थे इनकी पार्टी में, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य के अंदर हो, उन सब से इन्हीं ने पद छीन के उनको कोने किनारे कर दिया है और नीचे तबके पे एक आध पार्षद दे दिया और उसको जितवा दिया, वो भी वहां से जहां से मुस्लिम क्षेत्र था वहां से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है और वहां पे करके उन्हें दबा दिया। आप बताइए कि मुसलमानों को ये अपनी पार्टी में क्यों दबा के रख रहे हैं? इनके सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था जो उनको आपने पद छीन के उनको कोने किनारे कर दिया है? शाहनवाज हुसैन पिक्चर से पूरी गायब है। आप लोग तो डिबेट में आप लोग तो चैनल के लोग हैं। अरे पूरी बात हो जाने दी हरीश जी, मैं आप मेरे साथ बहुत डिबेट में रहते हैं। आप सुन लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब लगातार 12 साल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे। हमें ना गिनाइए, हमें सब मालूम है क्यों मंत्री पद से उनको छीन लिया, उनका मंत्री पद क्यों छीन लिया। यूपी के अंदर आपने कई मंत्री थे, आपने क्यों मंत्री पद छीन लिया उनका? अरे बोलने से पहले पढ़ा लिखा कीजिए। अरे सब पढ़ा लिखा है। मैं आपको यही तो, आप मुझे गुमराह न किए, मेरी आवाज को दबाइए नहीं, आप मेरी आवाज को आप दबाइए नहीं हरीश जी। मैं जो बात कर रहा हूँ उसके ऊपर बात कीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आपके संगठन में किस पद पे रहे, मैं संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप किस संगठन में किस पद पे रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। बात ये हो रही है सरकार में वो थे, सरकार से क्यों चले? सरकार में वही पद पे थे, मंत्री पद का छीन गया। बात इसकी हो रही है, वो किस पद पे थे, महामंत्री थे, प्रवक्ता थे, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि वो मंत्री थे तो मंत्री पद क्यों छीना उनका? मंत्री पद क्यों छीना उनका? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं डिबेट को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। अतीक साहब से सवाल लेना बेहद जरूरी है। अतीक साहब, क्या उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी या तमाम जो विपक्षी दल जो एक मोर्चा बना रहे हैं, क्या आप उसमें शामिल होंगे? हालांकि बीएसपी ने उससे अपने आप को अलग रखा हुआ है, लेकिन क्या आप समर्थन करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारी पार्टी का हमेशा से एक नारा है कि सेकुलर वोट शुड नॉट बी डिवाइडेड। हम सेकुलर वोट को डिवाइड नहीं होने देंगे, किसी भी तरह से सेकुलर वोट को यकजा करेंगे। अगर हमें कोई सीट उसमें मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और सेकुलर वोट ना बटे और वो कहें कि आप नई इलेक्शन लड़ी तो हम नहीं भी लड़ेंगे, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के जुल्म से मुसलमान तंग आ चुके हैं। अब इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुसलमानों का इतना नुकसान कर चुके हैं। ये मुसलमानों को एक चीज नहीं देते हैं, मुसलमानों के प्रॉफिट की जो है बेइज्जती इनके प्रवक्ता करते हैं। हम अब इन पे तो ओवैसी जी आ जाएंगे लड़ाने के लिए। आप नहीं, उनको ओवैसी जी तो बी पार्टी वो है बीजेपी की। नहीं, ओवैसी जी समझदार है, अब उनको भी लगने लगा है यहाँ पर जो है वो भी समझदार है और मुझे लगता है कि अब शहजाद साहब को लगता है कि हर सियासी दल बीजेपी की बी पार्टी, कभी वो करे बिल्कुल, वो भी बी पार्टी है, वो भी
वो भी बी जबकि पार्टी आरोप ये है लगता ओवैसी रहा है, जी, वो सिर्फ लगता हरवाने रहा है के कि लिए आते हैं, उत्तर प्रदेश की यूपी में आएंगे सियासत हरवाने में के लिए। बहुत लंबे समय तक सपा और भाजपा एक दूसरे के पूरक रहे और यही दोनों आपस में बंटवारा करते रहे। आरोप तो ये भी लगता रहा, तो और उसके लिए और क्या किया मैं जाएगा? और मैं और मैं बहन जी से गुजारिश करूंगा कि बहन जी की बहुत ताकत है, वो आए इस ग्रुप को ज्वाइन करें। वो जिस वजह से जिस खौफ से चुपचाप बैठी हैं, वो सरकार को हटाने में मदद करें, फिर वो देखें कि हिंदुस्तान में उनका मर्तबा क्या होगा। आए, सबको ज्वाइन करें, जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबको ज्वाइन करके वो लड़ाई लड़ें। चलिए एक अकेले अंतिम चलने सवाल से कोई हरीश जी से ले लेते हैं, एक अंतिम सवाल फिर डिबेट खत्म करनी है। हरीश जी, करीब 20 ऐसे जिले हैं जो पसमंदा बाहुल है, जहां से यात्रा निकलेगी, इसमें रामपुर है, मुरादाबाद है, नहीं, मुझे बिजनौर है, अतीक जी की मुजफ्फरनगर है, बात 20 का जवाब लोकसभा देने सीटें। दे कम से क्या कम। क्या क्या इसमें मानस जी, से कम से कम कहीं अतीक जी कहीं की बात आप का जवाब देने दें। मुसलमान उम्मीदवार दे सकते हैं हरीश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको जोड़ने की राजनीति करते हैं, सबको साथ देके चलने की राजनीति करते हैं। शोभा नहीं देता है ये चीज, पार्टी जोड़ने का वाली जो बात आप लोग के लिए शोभा नहीं देती है। मोर्चा है वो इस कार्य में लगा है और हम सब लोग उसके साथ। ठीक है, रविंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, मुझे डिबेट को मैं केवल इतनी बात अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि इतने लंबे समय तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट न लागू करने वाली कांग्रेस कभी बीजेपी की भी टीम नहीं हुई। कभी जो समाजवादी पार्टी रही, मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे कि मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे, अरे सुन लीजिए भाई, पार्टी है, बस आप ये हमेशा बात याद बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये बात सुन लीजिए अरे पहले। बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे, मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे कि मोदी जी बन जाए प्रधानमंत्री, लेकिन वो भी टीम नहीं रही। मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे मोदी जी, इस डिबेट को यही इसमें समाप्त करना होगा, फिर किसी चर्चा में मुलायम सिंह यादव जी कहते रहे कि बी टीम हो गई, वो नहीं हो गए। आज हम लेकिन बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में पसमंदा मुसलमान किसके साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर पसमंदा मुसलमान निर्णायक भूमिका में होगा और स्नेह मिलन यात्रा के जरिए इन 20 जिलों से होकर के जब भारतीय जनता पार्टी की जब यात्रा गुजरेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके का बदलाव आएगा, पसमंदा मुसलमान किसकी पहली पसंद बनेंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल आज के लिए शुक्रिया। कल फिर किसी नए विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने नए मेहमानों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।